we are going to discuss section 71, which is based, the title of that section is Finder of the Goods. So, sharing on your screen, the object of this section is a person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as a bailee. So there is a point to discuss who is bailee and what are the responsibility of the bailee. We will discuss it in later on slides. This is another provision which we can say that no such importance need to be given placing a quasi-contractual liability on the principle of unjust enrichment. This section applies only to goods and a finder of lost good is but the same position as that of bailee. ये समझ लीजिए अगर किसी की कोई चीज खो गई है और वो किसी दूसरे शख्स को मिल जाती है तो जिस शख्स को मिलेगी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेली की तरह उस गुड्स के साथ बिहेव करे। अब इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि बेली कौन है, क्या उसमें चीजें आती हैं। इसका एक केस है, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट in Union of India versus Amar Singh remarked that it is a statutory fiction by which a contract of bailment is inferred between a finder of lost good and real owner. The word bailment, bailer and bailee are defined in section 148 of the Indian Contract Act. Kindly open section 148 of the Indian Contract Act. Any one of you don't have the Bear Act, so I have to open section on this. Everyone have, I think. If someone not having, tell me. जिसके पास नहीं है वो मुझे बता दें. So, discussing into the lines of the section 148, which defines bailer, bailment, bailer, and bailee. So, anybody have gone through a contract कि मैंने अपनी कोई वैल्यूएबल चीज किसी के पास रखी, सोने की चेन है, डायमंड की रिंग है, और उसके बदले में मैंने सर्टेन अमाउंट उससे पैसे ले लिए और एक मुद्दत तक ये कहा कि 1 साल के अंदर मैं पैसे लौटा दूंगा, अदरवाइज आप ये गुड्स डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। गिरवी रखना जिसे कहते हैं, एवरीबॉडी नो वेरी वेल व्हाट इज गिरवी। गिरवी रखना जो होता है वही बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक बेलर जो गुड्स को रखवाता है और जो गुड्स को रखता है अपने पास वो बेली कहलाता है। तो बेली की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि वो गुड्स के साथ कैसा बिहेव करेगा। वही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उस आदमी के ऊपर आती हैं जिसको अगर किसी की कोई चीज पड़ी हुई मिल जाती है तो वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही होती है जैसे कि बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में बेली की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बेलर, आई टेल यू द एग्जांपल आई हैव गिवन कि मुझे कुछ पैसा चाहिए, उसके बदले में मैंने अपने सोने की कोई चीज किसी एक्स के पास रखवा दी। मैंने वादा कर लिया कि मैं 1 साल बाद वो पैसे वापस करके वो सोने की चीज वापस ले लूंगा। इन केस अगर आई एम इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट, उसके पास राइट होता है कि वो सोने की चीज बेच दे और अपने पैसा वसूल कर ले। लेकिन जब तक वो चीज साल पूरा नहीं होगा, जब तक वो टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा, वो मेरी चीजों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, या मेरी चीजों की केयर वो ऐसे ही रखेगा जैसे वो अपनी चीजों की केयर रखता है। हाउ द बेलर विल टेक केयर ऑफ द गुड्स, यानी जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है उसमें कह दिया गया कि बेली की तरह उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो बेली की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सेक्शन 151 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है। ठीक है,
ये दो सेक्शन इस कंसर्न में इंपॉर्टेंट है. आई एम शेयरिंग ऑन योर स्क्रीन अगेन. इसमें देखिए ये दिया हुआ है, द बेलमेंट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट. द बेलीज ड्यूटीज आर enumerated from section 151 onwards. As per section 71, all these duties also apply to a finder of lost goods. जो बेलीज की ड्यूटी 151 में दी है वही सेक्शन 71 में फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी. ये हमने यहां तक डिस्कस कर लिया. उसके बाद सेक्शन 168, द फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज नो राइट टू सू द ओनर but he may sue for reward and may retain the goods until he receives. देखिए अगर मेरी कोई चीज खो गई थी और मैंने ये कहा कि जो भी ढूंढ के लाएगा मैं उसे 1000 रुपया दूंगा. अब जो फाइंडर ऑफ द गुड है वो मेरे ऊपर सिर्फ अपने रिवॉर्ड के लिए उस 1000 रुपए के लिए तो क्लेम कर सकता है, बाकी के उसने इतने दिन अपने पास रखा उसके लिए कोई क्लेम नहीं कर सकता. दूसरी चीज सेक्शन 169, when a thing which is commonly the subject of sale is lost, if the owner cannot reasonable diligence be found or he refuses may sell it. when the देखिए कौन सी कंडीशंस में बेलर जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है कब वो चीजें सेल आउट कर सकता है. देखिए अभी हमें पता चल गया कि जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है, जो लॉस्ट गुड का फाइंडर है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बेली की तरह है, ये हमें मालूम चल गया. उसके अलावा हमें ये मालूम चल गया उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 151 में जो बेलर की है वही उसकी है. अब सेक्शन 1 क्योंकि पूरा बेलमेंट का चैप्टर उसके ऊपर अप्लाई करता है फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर या नहीं, इस चीज को देखना है. तो सेक्शन 168 अप्लाई करता है कि वो वैसे तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता, लेकिन अगर जो जिसकी लॉस्ट गुड है उसने कोई रिवॉर्ड रखा है फाइंडर के लिए तो वो रिवॉर्ड के लिए फाइन कर सकता है, सू कर सकता है. सेक्शन 169, when a thing which is commonly the subject of sale is lost, if the owner cannot with reasonable diligence found or he refuse may sell it. When the thing is in danger of perishing or losing the greater part of its value, when the lawful charges of the finder in respect of the thing found amount to 2/3 of its value. अब ये समझ लीजिए कि ये जो कंडीशन दी है ये बेलर के लिए दी है, बेली के लिए दी है कि कब वो चीजों को बेच सकता है. यही सेम चीजें फाइंडर ऑफ द गुड्स पे भी एप्लीकेबल होंगी जो सेक्शन 169 में है. पहली कंडीशन ये है कि अगर वो गुड्स खराब होने की कंडीशन में है, एक बोरी आलू मिला है वो खराब हो जाएगा तो उसको बेच देना ही बेहतर है. ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है when the thing is in danger of perishing or losing the greater part of its value. अगर आलू खराब हो गया तो फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा. दूसरी चीज, उस चीज की जो कस्टडी है, अर्बान आयल, when the lawful charges of the finder in respect of the thing found amount to 2/3 of its value. जब उसके रख रखाव में जो चार्जेस आ रहे हैं वो इतने ज्यादा हैं कि वो उसकी वैल्यू के 2/3 के बराबर है. मान लीजिए कि उसकी वैल्यू है 90 रुपीज है और उस पे जो उसको रख रखाव में उसके जो चार्जेस आ रहे हैं वो 60 रुपीज आ रहे हैं, तब जो है जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है वो उसको बेच सकता है. इसमें 2-3 चीजें जो समझने की थी और मेरे ख्याल से मैं समझाने में भी अभी परेशानी नहीं आनी चाहिए. पहली चीज तो हमें सेक्शन 71 देखना है. सेक्शन 71 सिंपली पुट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ फाइंडर ऑफ द गुड्स टू have the responsibility same as the bailey. To know who is bailey, it is given in the chapter of the bailment under section 148. I think I'm again confused with that. Yes, the contract of bailment, bailor and bailey has been defined under section 48. Uski responsibility care to be taken by the bailey,
151, यानी फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी जो सेक्शन 151 में बेली के ऊपर है, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद 168 सेक्शन जो है ये कहता है राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में सू फॉर अ स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर्ड। ये पर्टिकुलरली सेक्शन 71 से ही रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 169 व्हेन फाइंडर ऑफ समथिंग कॉमनली ऑन सेल में सेल इट, ये भी फाइंडर ऑफ द गुड्स के ऊपर है कि वो कब बेच सकता है, दो कंडीशन में बेच सकता है। अगर उसको लगता है कि जो इनकर्ड हो रहा है खर्चा उसकी मेंटेनेंस में वो उस गुड की 2/3 वैल्यू के बराबर है, तब वो उस गुड को सेल आउट करता है। दूसरी चीज, अगर उस गुड का लॉस यानी जो पैरिश होना, खराब होना है, वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है और वैल्यू खत्म हो जाएगी गुड की, तब वो बेच सकता है। ये दो कंडीशन है जिसमें फाइंडर ऑफ द गुड्स कैन सेल ऑफ द थिंग, अदरवाइज उसे संभाल के रखनी है। दूसरी चीज, वो मुकदमा नहीं कर सकता दूसरे के ऊपर कि मैंने इतने दिन इसका सामान रखा तो मुझे पैसे चाहिए। वो सिर्फ उस कंडीशन में रख सकता है जबकि जो इसकी गुड्स लॉस हुई हैं उसने उस लॉस्ट गुड पे कोई रिवॉर्ड रखा है, तो वो उस रिवॉर्ड के लिए मुकदमा कर सकता है। सो यस सर, ओके द लास्ट पॉइंट to all this that we are going to discuss other section later on, which is section 69 and 70. We will discuss it on Monday together, and I think section 72 is also there in your syllabi. So we will discuss all these three sections in on Monday. And today we have discussed finder of the goods, how the finder of the goods will behave towards the goods which he has find. It is given under section 71. Apart from this, it is said over there that he has the responsibility same as the responsibility of the bailee. The responsibility bailee, bailer and bailment has been defined under section 148. The responsibilities of the bailee is given under section 151. Whereas 168 and 169 is in regard to the finder of the goods, exactly when he can sue and whether he can sell the goods or not. These four sections are related with that. So today's lecture is over and I think everybody has got an idea. We will discuss the other remaining part of this chapter on Monday. Okay, take care. Allah Hafiz.